नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फिराक हूँ और न जोश हूँ मैं, फिराक हूँ और न जोश हूँ मैं, मजाज हूँ सरफरोश हूँ मैं। दोस्तों, 26 जनवरी को जहाँ हमारी राजधानी में गणतंत्र दिवस के दिन उपद्रव मचा हुआ था, वहीं हमारे ही देश के छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे सीआरपीएफ के नौजवान भाई और गांव के कुछ लोग मिलकर तिरंगा फहरा रहे थे। ये बात है, ये घटना है छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले के मिनपा गांव में, जहां पे सीआरपीएफ जवानों और गांव वालों ने मिलकर तिरंगा फहराया। क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक कभी भी इस गांव में तिरंगा नहीं फहराया गया था। ये क्षेत्र नक्सलवादी क्षेत्र से प्रभावित नक्सलवादियों से प्रभावित रहा है, इसलिए नक्सलियों के डर से यहाँ पे कभी तिरंगा नहीं फहराया गया था। लेकिन सलाम करते हैं हम अपने सीआरपीएफ के उन जवान भाइयों को, जिनकी वजह से गांव वाले अपने देश के राष्ट्र ध्वज को अपने गांव में फहरा सके। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद ही हमें मिले। फिर भी बात करते हैं कि क्या अब संसद से आम नागरिकों की कोई उम्मीद बची है? आज हम जिस परिस्थिति में हैं, क्या हमारे संविधान की व्याख्या करने के लिए मौजूदा सर्वोच्च न्यायालय है सत्तारूढ़ से हटकर संविधान के अनुसार व्याख्या करती है? जो भी मामले उसके सामने आते हैं, क्या संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग उस तरह से कर पाती हैं जिस तरह से उन्हें संविधान से मिला हुआ है? खैर, इन बातों की एक लंबी फेहरिस्त है जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में बात करते हैं किसान श्रमिक आंदोलन की, जो पंजाब से शुरू हुआ और लाल किले तक पहुंचा। वो भी 26 जनवरी यानी हमारे गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे पहुंचा। लेकिन ये तो वो पहलू है जो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये सफ़र इतना आसान रहा जितना हमें दिख रहा? जो किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे 2 महीने से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर आतंकवादी, खालिस्तानी, असामाजिक तत्व, देश के गद्दारों के तमगों से नवाजा गया सत्ता पार्टी के कुछ लोगों और बिकाऊ मीडिया कर्मियों के द्वारा, तब भी वो नहीं डिगे। फिर उन्हीं आतंकवादी खालिस्तानियों से हमारे पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बातचीत भी की। 11 बैठकें हुई। इस आंदोलन में हमारे 70 किसानों ने शहादत दी, जिसमें सबसे कम उम्र जिसकी थी उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। और इन 70 किसानों में 25 किसान ऐसे थे जिनके घर का उनका बेटा या भाई कोई एक मेंबर हमारे सेना में भी है और इस समय बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। हमारे इन बैठकों में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, रेल एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश। बैठक बेनतीजा रहा। सरकार ने कानून को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया और किसानों ने भी साफ वो कह दिया कि जब तक केंद्र ये नहीं ले रहा है कानून वापस, अपने तीनों कानून, तब तक हम भी वापस नहीं जाएंगे, ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की धमकी दे डाली। राजधानी में मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये कानून आपने किसानों से बातचीत करके बनाई या फिर ऐसे ही, हमें इससे मतलब नहीं है, सरकार से मतलब। उन्होंने कहा अगर केंद्र सरकार इस कानून पर रोक नहीं लगाती है तो हम इस पर रोक लगा देंगे, और कोर्ट ने उस पर अस्थायी तौर पर रोक भी लगा दी। दिल्ली प्रशासन ने भी एक याचिका दायर करी थी। उसी टाइम के किसानों के ट्रैक्टर मार्च को सुप्रीम कोर्ट
रोक लगा दे, जो कि 26 जनवरी को होने वाला है। सर्वोच्च अदालत इस पे रोक लगाए तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं बोपड़े के बेंच ने कहा कि क्या उन्हें शासन प्रशासन को याद दिलाने की आवश्यकता है कि ये अधिकार उन्हें संविधान से प्राप्त है। साथ ही यह भी कहा ये प्रशासनिक मामला है और सर्वोच्च अदालत उन्हें बता दे कि ये जिम्मेदारी उनकी है, सर्वोच्च अदालत की नहीं। सर्वोच्च अदालत उन्हें ने शाहीन बाग केस का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी से देश का प्रशासन पल्ला नहीं झाड़ सकता और ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा न खटखटाएं। और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार शाहीन बाग प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं लगाने का फैसला दिया था, वैसे ही किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर भी उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई। और प्रशासन से कहा ये आपका काम है, इसमें हिंसा भी हो सकती है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है और आप यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं कि हम तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे थे। ये आपकी जिम्मेदारी है, हम इस पर कोई फैसला नहीं देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसान जो कानून है इसके लिए 4 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसमें जो 3 मेंबर हैं जिस कमेटी के, वो पहले से ही इस कानून बिल के समर्थक हैं, इस कानून के मुनादी। इससे सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका है वो किसानों की नज़र में और भी संदिग्ध हो गई और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सामने आने से इनकार कर दिया। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जिसका राजनीतिकरण नहीं हुआ। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वो कहने के लिए सिर्फ हमारे सेवक हैं, या यूँ कह लीजिए संविधान के पन्नों में केवल दर्ज है, असल में तो वो मालिक हैं क्योंकि वो हम पे शासन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय जाने का सुझाव सत्ता पक्ष का था, ना कि किसानों का। किसानों ने साफ कह दिया था उन्हें न्याय केंद्र से चाहिए, ना कि सर्वोच्च न्यायालय से। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि ये आंदोलन चाहे 2024 तक चले, हम यहीं शहीद हो जाएं, लेकिन हम ना तो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और ना ही वापस अपने घर, जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं ले लेते। जिसके बाद बिकाऊ गोदी मीडिया और सत्तारूढ़ पार्टी के चमचों ने ये फैलाना शुरू कर दिया किसान खुद ही आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहते। हमारे इनके जो सत्ता पक्ष है इसके सबसे वफादार पत्रकार अर्णव गोस्वामी जी ने तो यहाँ किसानों के आंदोलन को एक आयोजन का नाम दे दिया, यानी कि वो पिकनिक मनाने आए हुए हैं वहाँ पे 2 महीने से। अगर हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे तो लोकतंत्र पर, हमारे संविधान पर कई ऐसी बातें सामने आएंगी जो हमारे देश पर काला धब्बा हैं और एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक के लिए भी अत्यंत शर्मनाक। इसलिए इसे यहीं रहने देते हैं। हम आते हैं मेन मुद्दे पर। इन सब के बाद 50 लोगों को एनआईए का नोटिस भेजा गया, जिसमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थान शामिल हैं। फिर आते हैं 25 जनवरी को। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच एक बार फिर बैठक हुई और दिल्ली प्रशासन द्वारा 3 आउटर रूट दिए गए किसानों को कि आप इस पे शांतिपूर्वक रैली निकालिएगा। समय भी तय किया गया 1 बजे का। किसान नेता योगेंद्र यादव ने 25 जनवरी को ही किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अहिंसा ही इस आंदोलन का मुख्य हथियार है। किसानों का ट्रैक्टर परेड दिल्ली के राजपथ से 50 किलोमीटर दूर आउटर रिंग रोड पर होगा। शांतिपूर्वक किसी भी सार्वजनिक इमारत पर तोड़फोड़ या कब्जे जैसी कोई बात नहीं होगी। हर ट्रैक्टर पर हमारे देश का तिरंगा होगा और किसी भी किसान दल का एक झंडा किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे की मनाही है और ना ही कोई भड़काऊ भाषण देगा। रही बात लाल किला, संसद भवन, तो उनको नुकसान पहुंचाने का कोई सवाल ही नहीं। वो हमारे लिए भी उतना ही सम्मानीय है जितना और लोगों के लिए। तिरंगा हर आम जनता का भी प्रतिनिधित्व करता है और लाल किला, संसद भवन, ये भी हर भारतीय की गरिमा है। ये बातें किसानों को 25 जनवरी के दिन बता दिया गया, मतलब किसान नेता योगेंद्र यादव ने बता दिया। अब उसके बाद ऐसा क्या हुआ
कि 26 जनवरी को अचानक पूरा समीकरण ही बदल गया। ये नेताओं ने और जबकि किसान नेताओं ने, तीनों बॉर्डर के नेताओं ने आपस में बातचीत भी करी, सब कुछ सही चल रहा था। जब हमारे किसान भाई लंगर मतलब दिल्ली आ रहे थे तो कहीं लंगर लगवा के, तो कहीं खाई खोद के, कहीं पानी को बौछार, तो कहीं आंसू गैस छोड़े गए। सब बर्दाश्त करते हुए किसान भाई हमारे दिल्ली पहुँचे। सीमा तक उनकी तरफ से कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने तक सर्द हवाओं और बारिश से लड़ते रहे। बार बार वो दिल्ली पुलिस से यही कह रहे थे उन्हें जंतर मंतर तक जाने दिया जाए, वो वहाँ शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करना चाहेंगे, आंदोलन करना चाहेंगे, लेकिन जो कि उनका संवैधानिक अधिकार भी है, फिर भी पुलिस शासन ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। किसान तब भी हिंसात्मक नहीं हुए, उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा और बॉर्डर पर बैठ गए। यहाँ सोचने वाली बात है, जो हमने पहले कहा कि जिन्होंने इन 2 महीनों में इतने परेशानियों का सामना किया, आपने 70 किसानों को खोया, वो मतलब, और जिन्हें आतंकवादी देशद्रोही जैसे तमगे से नवाजा गया, तब भी वो अपना धैर्य बनाए रखे। तो उन्होंने ऐसा क्या हो गया कि 26 जनवरी को आंदोलन मतलब ऐसा हुआ कि इस आंदोलन का समीकरण ही बदल गया। आइए इस पर कुछ बात कर लेते हैं। ये कार्ड सत्ता पक्ष ने खेला, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। 25 जनवरी रात 12 बजे के बाद दीप सिंधु, जो कि बीजेपी का काफ़ी करीबी है, या यूँ कह लीजिए स्लीपर सेल की तरह काम करता है। स्लीपर सेल का नाम सुनते ही आप लोग के दिमाग में बॉलीवुड मूवी हॉलीडे का नाम आया होगा, अक्षय कुमार जिसमें थे। उसमें स्लीपर सेल खैर टेररिस्ट के लिए थे, जो कि समाज में आम नागरिकों की तरह रहते हैं और अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ सत्ता पक्ष भी ऐसे स्लीपर सेल्स रखते हैं। हमारे राजनेता, सत्ता पक्ष ही नहीं, कोई भी राजनेता हो, वो रखते हैं, तो वो वही हैं। और लखा सिधाना, जो कि एक गैंगस्टर हैं और तत्कालीन सत्ता पक्ष के छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं। दीप सिंधु शुरू से ही किसान संगठनों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अलगाववादी विचारधारा की वजह से किसान संगठन उससे पल्ला झाड़ रहे थे। लेकिन 25 जनवरी रात जब सब वरिष्ठ किसान चले गए, तो दीप सिद्धू और लखा सिधाना ने मिलकर कुछ युवा किसानों को यह कहकर भ्रमित कर दिया कि हमारे युवा किसान रिंग रोड अख्तियार करना चाहते हैं। किसान मजदूर समिति ने भी रिंग रोड जाने का निर्णय लिया है। वो हमारे आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम उनके पीछे जाएंगे। कोई रिंग रोड जाना चाहता है तो किसान मजदूर संघर्ष समिति को फॉलो करे। दोस्तों, हम यहाँ आपको बता दें कि किसान संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा अलग अलग है, क्योंकि इसमें श्रमिक भी हैं शामिल इस आंदोलन में, लेकिन इनमें कोई वैचारिक मतभेद नहीं है और उद्देश्य भी एक ही है, सिर्फ नाम 2 हैं। क्योंकि किसान कई देश के कई कोनों से आए हुए हैं और 40 नेता हैं, लेकिन सबका संकल्प, उद्देश्य, विचार, सब कुछ लक्ष्य एक ही है। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कार्ड काम आया। कुछ किसान भ्रमित हुए और 9 बजे ही ट्रैक्टर से निकल गए, दीप सिद्धू और लखा सिधाना के साथ, पुलिस का बैरिकेड्स तोड़ते हुए। लेकिन यह भी आधा सच है, क्योंकि उसमें सभी किसान नहीं थे उपद्रवियों में, बल्कि हमारे देश के राजनेताओं के भाड़े के टट्टू भी थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे खाकी वर्दी भाइयों के साथ हिंसा हुई, जिसने भी भड़काया, लेकिन हिंसा हुई। 20 से 25 फुट की खाइयों में कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई, जो कि बहुत ही शर्मनाक करने वाली बात है, मतलब शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं। 26 जनवरी को जब उपद्रवी दीप सिंधु और लखा सिधाना के साथ तय रास्ते और समय से न जाकर अलग रास्ते और समय से पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए दिल्ली के अंदर घुसे, तो हमारा प्रशासन क्या कर रहा था? हमारी जांच एजेंसियां इतने बड़े जलसे के आयोजन के पूर्व सो रही थी, जो इन्हें भनक तक नहीं लगी कि हाँ क्या होने वाला है। इधर सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कह रहे, लाल किले पर पहुंचो। हम आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कई किसान इस आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन सच सिर्फ इतना ही नहीं है। वैसे भी वो किसान हैं,
कोई सैनिक नहीं कि हाँ उन्हें वहाँ पे फतह करना है, जैसा कि अखिलेश यादव बता रहे थे कि लाल किले पे पहुँचो। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। गणतंत्र दिवस के दिन तो यहाँ की सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाती है, जगह जगह अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए जाते हैं और उन्हें एक विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर ऐसे मौक़ों पे कहीं भी हिंसात्मक कार्रवाई होती है, ऐसी घटना घटती है, तो ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो उन पर कैसे काबू कर सकते हैं। 12:05 पे ये बात हर उस जगह जैसे प्रधानमंत्री आवास, लाल किला, जनपथ, राजपथ जैसे स्थानों पर मैसेज भी पहुंचा दिया गया दिन में 12 बजे कि कुछ चंद्र उपद्रवी दिल्ली प्रशासन और अर्धसैनिक बल के जवानों को जैसे वो नियम तोड़ के और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली प्रशासन उनकी पुलिस और हमारे अर्धसैनिक बल को पूरे 1 दिन लग गए उन चंद उपद्रवियों को काबू करने में। अब यहाँ पे तो साफ लगता है हमारा प्रशासन फेल हुआ। हम यहाँ अपने किसी अर्धसैनिक बल या के जवान पर आरोप या देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, लेकिन कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान ट्रैक्टरों पर लगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को पीटते हुए डंडे से या फिर उखाड़ते हुए नजर आए। जब ये कथित उपद्रवी लाल किले पर पहुंचे और उन्हें दीप सिंधु लाल किले के प्राचीर पर झंडा लगाने को उकसा रहे थे, ये भी वीडियो में दिख रहा था कि उकसाते दिख रहे थे, तो कई सिख किसानों से उनका मतलब जैसे बहस भी होने लगा और वो ट्रैक्टर से उतर के वहाँ से हट गया, भाग गया। और जब बाकी किसानों को ये बात पता चली कि हाँ कुछ किसान भ्रमित होकर अलग चले गए हैं, तो वो लोग भी उनके पीछे तुरंत आए और वो लोग माइक पे यही चिल्ला रहे थे कि आप लोग वापस आ जाओ, हम अपने तय रास्ते पे ही अपना मार्च निकालेंगे और हम शांति से मार्च निकालेंगे। हम हिंसा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कई किसान इसमें हमारे करीब 100 किसान इसमें शहीद भी हुए, वो भी पुलिस कर्मियों को बचाते बचाते वो खुद सामने आ रहे थे ताकि उन्हें चोट ना लगे, लेकिन इसकी जिक्र कहीं भी मीडिया में नहीं हुई। लेकिन दीप सिंधु अपने प्रयास में सफल रहा और लाल किले के प्राचीर पर निशान साहिब झंडे का उपद्रवियों ने लगा ही दिया। ये जो निशान साहिब का झंडा है, ये है जो ये सिख हैं उनके जो छठे गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने बनाया था। ये प्रकृति यानी कि प्रभु और ईश्वर और इंसान इन दोनों को जोड़ने की निशानी है। ये उनके लिए बहुत पवित्र झंडा है, उसे वहाँ लगा दिया। हिंसा हुई इससे इनकार नहीं, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ सच क्या है? गोदी मीडिया तो हमारी जांच एजेंसियों से भी साफ है। फिर जब कोई ऐसा मामला होता है तो उसे पहले पता क्यों नहीं चल जाता है? जब दीप सिंधु लाल किले पर माइक में खालसा झंडे लगाने को सही बता रहा था, तब भी किसान यही कह रहे थे नहीं यह सही नहीं है और प्राचीर पर चढ़े लोगों से नीचे उतरने की बात कर रहे थे। अगर हमारे किसान ही सारे उपद्रवी थे तो वो शाम को फिर से सीमा पर वापस कैसे आए, शांतिपूर्वक कैसे वापस आए? और आधी रात तक सारे किसान अपने अपनी जगह पे आ गए ट्रैक्टरों के साथ, लेकिन दीप सिंधु नहीं आए। वो कहाँ चले गए? उनके नाम से FIR भी दर्ज हुआ। वो इतने सवा शेर हैं कि वो निकल लिए दिल्ली में, इतनी सुरक्षा के बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सका और दिल्ली पुलिस ने उल्टे हमारे 200 किसान भाइयों को अरेस्ट कर लिया और CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है। इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है धीरे धीरे। हमारे 370 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, ये भी सही है। गोदी मीडिया भले ही बिकी है, जनता नहीं। उस दिन हमारे सैकड़ों किसान भाई शहीद हुए, जिसमें ज़्यादातर पुलिसकर्मियों का बचाव करते समय इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच दीप सिंधु दिल्ली से भाग गया। इसका साफ मतलब है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ से था और हमारा प्रशासन शासन के सामने घुटने टेकने को मजबूर, नहीं तो वो उन्हें आसानी से पकड़ सकते थे अगर शासन का दबाव नहीं होता। ये एक 10 साल का बच्चा भी बता सकता है। उसका जो फोटो है वो प्रधानमंत्री के आवास पे प्रधानमंत्री जी के साथ भी है, जिसमें कि सनी देओल जी भी हैं, जो कि वहाँ जो कि MP हैं BJP की तरफ से।
और उसका फोटो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के आवास पे भी इसके साथ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनका कितना खास है। फिलहाल बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी यही ट्वीट करा कि पीएमओ से मतलब दंगा भड़काने का काम हुआ। उन्होंने साथ में ये ट्वीट भी किया कि सही है या गलत, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सभी जानते हैं कि अगर ये गलत होता तो सुब्रमण्यम स्वामी जी उस पर कोई ट्वीट करते ही नहीं। इधर किसानों के नेता बीएम सिंह ने कहा, निशान साहिब का झंडा गुरुद्वारे पर लगता है, हम सिखों के लिए गुरुद्वारे से पवित्र जगह कुछ नहीं। उन्होंने अपने संगठन को अलग कर आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। ये 27 जनवरी की बात है। बीएम सिंह ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई धार्मिक झंडा हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लाल किले पर फहराए हमारे राष्ट्र के ध्वज के बगल में, ये भी सही नहीं है। इससे हमारे देश के धर्मनिरपेक्षता पे सवाल उठता है। पर हम बीएम सिंह से ये कहना चाहेंगे कि मतलब जो हम भी हिंदू हैं, इस तरह हमारा भी एक धार्मिक झंडा है भगवा, हम हिंदू हैं, इसमें हमें गर्व है। और लेकिन इससे ज़्यादा गर्व हमें इस बात पे है कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अगर हमारे सामने कभी ऐसी परिस्थिति आए कि हमारा राष्ट्र ध्वज और हमारे धर्म का झंडा दोनों गिर रहा हो, तो हम पहले अपना राष्ट्र ध्वज पकड़ेंगे, ना कि अपने धर्म के झंडे को, क्योंकि अगर राष्ट्र है तो हमारा धर्म है और हम भी हैं। हमारे लिए हमारा मंदिर जितना पवित्र है उतना ही गुरुद्वारा और चर्च भी पवित्र है। उससे भी ज़्यादा पवित्र हमारे लिए हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, संसद और लाल किला है, और हमारे राष्ट्रीय गरिमा के जितने भी प्रतीक हैं, या यूँ कह लीजिए हमारे लिए सबसे पवित्र जगह हमारे देश की मिट्टी है। और इस तरह से उन्होंने जो इनडायरेक्टली ये बात कही कि मतलब ये हमारे झंडे का अपमान है लाल किले पे फहराना, ये हम उनके इस मत के पक्ष में नहीं हैं। वो आराम से आंदोलन छोड़ के जा सकते हैं। जिसे अपने राष्ट्र के गरिमा का महत्व का ना पता हो, वो नेता हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक धार्मिक झंडे के पीछे सिर्फ एक समुदाय चलता है, लेकिन एक तिरंगे के पीछे पूरा हिंदुस्तान चलता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी किसानों और ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, ये सब हमारे कहने से आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली की सप्लाई और पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर कुछ उपद्रवी पहुंचे। उन्होंने अपने आप को स्थानीय नागरिक बताया और उपद्रव मचाया। कोई भी सुरक्षा किसानों को मुहैया नहीं करवाई गई। इसी बीच खुद को हिंदू सेना का बताकर, तो आर्मी की ज़रूरत ही क्या है जब हिंदू सेना, मुस्लिम सेना, सिख सेना, ईसाई सेना सब हैं ही। हिंदू सेना का बताकर लोग वहां पहुंचे, नारे लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। और सेना का शब्द सुनिए क्या था, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। 26 जनवरी को पुलिसकर्मी ने वो ये भूल गए कि जितने लोग आए थे उनमें से करीब 50% लोगों के यहाँ के पिता भी उनके भी किसान होंगे। 26 जनवरी को पुलिसकर्मी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लाठी मारा। अर्धसैनिक बल के एक जवान ने तिरंगे को उखाड़कर फेंक दिया, और अब हमें तिरंगा सम्मान सिखा रहे हैं वो आरएसएस के लोग, जो खुद हमारा देश जब आज़ाद हुआ है उसके बाद 52 साल तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया है। वो हमें हमारे राष्ट्र ध्वज का महत्व सिखा रहे हैं। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी की बात बिल्कुल सही है कि आज के समय में देश प्रेमी कौन है इसका निर्धारण सिर्फ दो ही कर सकते हैं, दो के हाथ में, एक गोदी बिकाऊ मीडिया, दूसरी सरकार। ये जिन्हें कहे देशभक्त तो वो देशभक्त, अगर ये दीप चंदू को कह दे देशभक्त तो वो देशभक्त, और ये जिन्हें कह दे देशद्रोही, अगर ये किसानों को कह दे देशद्रोही तो किसान देशद्रोही। आप कितने भी देशभक्ति करते रहो, कोई मतलब नहीं है। 28 जनवरी को राकेश टिकैत की आंखों में आंसू दिखे। वो कह रहे थे, मैं यहाँ फांसी लगा लूँगा लेकिन वापस नहीं जाऊँगा। हम लोग शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन हमारी ही सरकार ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। बस हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुँचा दो, हम स्थान खाली नहीं करेंगे, चाहे आप हमको यहीं गोली मार दो। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव जी ने कहा, देव सिद्धू किसान संगठनों के साथ काफ़ी समय से
लिपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी अलगाववादी सोच की वजह से हम किसान संगठन हमेशा उससे दूर रहे। और वो लाल किले पर माइक लेके बोल रहा था। किसने उसे लाल किले पर माइक मुहैया करवाया? सही बात है, ये भी सोचने की बात है। अब पकड़ कोई नहीं पाया उसे, और लाल किले पे वो माइक से बोल भी गया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसी आंदोलन के समय में, जबकि ये लोग बॉर्डर पे बैठे थे, उन 2 महीनों के बीच में जब इन पे आतंकवादी खालिस्तानी बताया जा रहा था, तो उन्होंने साफ कहा था कि सिख, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, कि सिखों के देश के राष्ट्रवाद पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। ये जो आंदोलन में हैं, उन्हीं के बेटे सीमा पर हमारे लिए गोलियां खा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जिन 200, अब तो इनका आंकड़ा और बढ़ गया है, को गिरफ्तार किया है, इन पर सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाने और वर्दीधारी पुलिसकर्मी पर हमले का केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस द्वारा 22 FIR भी दर्ज किया गया है, जिसमें मांग भी की गई है कि सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन हो जो इस मुद्दे पर जांच करे, जो 26 जनवरी को वहाँ हुआ। लगभग 1.5 दर्जन किसान नेताओं पर भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनके नाम हैं राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, जसवींद्र सिंह ताड़ा, भोग सिंह मनसा, सुखपाल सिंह, प्रेम सिंह गहलोत, सुजीत सिंह, फूल सिंह, कृपाल सिंह, BN सिंह, विजेंद्र सिंह नाजेवाल, ऋषिपाल लंबावत, सतपाल सिंह, जोगिंदर सिंह, बूटा सिंह, मुकेश चंद्रा, श्रवण सिंह, दर्शनपाल, बजवीर सिंह की धारा होता है अटेम्प्ट टू मर्डर का, यानी किसी को मारने का प्रयास। और आतंकवादियों के खिलाफ जो बनाई गई थी एक धारा UAPA की, उसके अंतर्गत भी किसानों पर कार्रवाई हो सकती है, इसकी भी संभावना है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है, सरकार सब्र का इम्तिहान न ले, कानून वापसी व MSP गारंटी पर ही हम वापस लौटेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सुरक्षाकर्मी अभ्यास कर रहे। अब देश के अन्नदाताओं से निपटने के लिए सुरक्षाकर्मियों को तैयारी करनी पड़ रही है। गाजीपुर सीमा पर शनिवार यानी 30 जनवरी को गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठ के अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान से भी किसान पहुंचे, और अब देश के कोने कोने से किसान वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी को जो भी हुआ उन्होंने सब लोगों ने देखा, और हमारे कितने किसान शहीद हुए वो भी सभी जानते हैं। वहीं ट्रैक्टर मार्च के दौरान घायल जवानों के परिजनों ने भी शनिवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर हमले का विरोध किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अमित शाह हैं, क्योंकि वह गृह मंत्री हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई। उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता की इस बात से हम सहमत हैं, क्योंकि जो अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकता, असमर्थ है वो, तो उसे उस पद के अधिकारों से भी वंचित कर देना चाहिए। लेकिन अभी तो संसद सत्र के दौरान पता ही चल जाएगा, आने वाला जो समय है, कि क्योंकि विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, सवाल करने की जिम्मेदारी इसमें से एक है। अब वो आने वाला समय बताएगा कि विपक्षी दल किसान के कितने हितैषी हैं। केंद्र सरकार तो निरंकुशता की पराकाष्ठा पर है। सत्ता के मद में चूर होने की वजह से असंवेदनशील हो चुकी है वह। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घायल जवानों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। ऐसा करना भी चाहिए। हर नागरिक देश का यही प्रार्थना करता है कि हमारे जवान जल्द ही स्वस्थ हों, लेकिन वहीं हमारे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री किसी ने भी हमारे किसानों के लिए कोई संवेदना प्रकट नहीं की, जो कि 26 जनवरी को शहीद हुए पुलिसकर्मियों को ही बचाते हुए, और ना ही उन 70 किसानों या उनके परिवारजनों के साथ जिनकी इस आंदोलन में आहुति चढ़ी। हाँ, मोदी जी ने नाराज़गी जताई है कि दिल्ली में 26 जनवरी को जो हुआ वह गलत हुआ, और यह भी कहा उन्होंने कि कानून अपना काम करेगी, अपराधियों को दंड मिलेगा। तो मोदी जी पहले मुख्य अपराधी देव सिद्धू को तो गिरफ्तार करवाइए, और एक बात, जो आप ये सौदे पे सौदा किए जा रहे हैं, ये देश हर नागरिक का है, हर हिंदुस्तानी का है, आपका और अमित शाह जी का
पैतृक संपत्ति नहीं जो चाहे वो बेच दें। 26 जनवरी को उपद्रवियों में किसानों ने भी 16 लोगों को प्रशासन के हवाले किया था, जिनके पास से सरकारी कर्मचारी का कार्ड मिला था। अब उनके साथ, और वो उपद्रवियों में शामिल थे, अब उनके साथ आप क्या करते हैं ये भी वक्त बताएगा। और हाँ, हम भी एक किसान की पुत्री हैं, इसलिए आपके नाम एक संदेश। आप भी मन की बात करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी भी, अब भाई वो तो महामहिम हैं, देश के प्रमुख हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन हम भी एक संदेश देना चाहेंगे कि मत छेड़ो भूमिहारों को, मत छेड़ो भूमिहारों को। हमसे लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना भी मुश्किल होगा। जय हिंद, जय भारत।